सिद्धार्थ के पास आ जाती हूँ। सिद्धार्थ, आज जिस तरीके का रिस्पांस भारत की सरकार ने दिया है पूरे वेनेजुएला क्राइसिस पर, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि माडुरो को इस तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत कैसे पड़ी कि उनको इस तरीके से देश के अंदर घुसकर उन्हीं के देश में, और ये ऑपरेशन महीनों से चल रहा था। टेलीग्राफ में एक स्टोरी है जो बताती है कि ये एक ऑपरेशन था जिसे अगस्त में लॉन्च किया गया, और अनआइडेंटिफाइड रहते हुए, क्योंकि वहां पर कोई अमेरिका की एम्बेसी नहीं है, तो जो सीआई के ऑफिशियल्स थे ये महीनों से लगे हुए थे इस चीज पर कि माडुरो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और माडुरो के पास कितने जानवर हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो सारे डिटेल्स थे। और जिस तरीके से इतने सारे विमान उन्होंने इकट्ठे करके कैरेबियन सी में और इस तरीके का अटैक किया है, और भारत का रिस्पांस इस पर देखिए जिस तरीके का आया, उस पर क्या कहेंगे? आज ये कहना कि मोदी जी के मुंह में बिल्कुल चुकी है वेनेजुएला की क्राइसिस पे, और एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला अभी तक, या कोई साउंड बाइट नहीं आई कि आखिर राष्ट्रपति माडुरो को इस तरीके से क्यों अरेस्ट किया गया। देखिए, विदेश नीति का पहला नियम होता है कि उसमें आपकी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट होनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि अमेरिका के फोर्सेस ने जिस तरह से मादुरो के घर पर उन्होंने पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल एक तरह से पूरा उनकी जानकारी प्राप्त की, वो कौन से पालतू जानवर रखते हैं, वो किस बेडरूम में सोते हैं, कहाँ खाना खाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चीज तो अमेरिका आज से 15 साल पहले, जिस समय वो ओसामा बिन लादेन के अपार्टमेंट में घुसा था घर पे एबोटाबाद में, उस समय भी अमेरिका को पता था। तो अमेरिका के पास एक क्षमता है, हमको ये मानना पड़ेगा कि तकनीकी क्षमता है, और वो क्षमता के साथ साथ वो अपनी इरादे को भी वो बता देता है कि हम इस तरह का काम करेंगे। मतलब ये कि क्षमता और इरादा स्पष्ट होना होता है। एम्बिवेलेंट या अस्पष्ट होगा तो एक्सपोज हो जाएंगे। एम्बिवेलेंस एक होता है कि आप अगर अस्पष्ट रहेंगे तो आप धीरे धीरे एक्सपोज हो जाएंगे, और एक्सपोज होने पर छोटे छोटे देश भी आप पर चढ़ जाएंगे। मुझे तो आश्चर्य यह है कि 2 साल पहले रशिया यूक्रेन का वार रुकवाने वाले विश्वगुरु प्रधान जी ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के मुद्दे पर न इधर बोल रहे हैं, न उधर बोल रहे हैं, बीच में कहीं जाके खड़े हो गए हैं। लगता है विदेश मंत्रालय को सांप सूंघ गया है, क्योंकि वेनेजुएला के पक्ष में अगर वक्तव्य देंगे तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे, और अमेरिका के पक्ष में अगर वक्तव्य देंगे तो इसका मतलब आप ये मान जाते हैं कि जैसे वेनेजुएला में अमेरिका का घुसना सही था, उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर में भी अमेरिका सच में घुसा था और वो सही था। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये सांप इनको सूंघ गया है। ये इधर भी नहीं जा पा रहे हैं, उधर भी नहीं जा रहे हैं। ये शांति की बातचीत और अपील जो की है, मुझे आश्चर्य होता है कि आप अगर दूसरे देशों को शांति और बातचीत की अपील करते हैं, तो पहलगाम का जो घटना हुआ उसके बाद आपने पाकिस्तान के ऊपर शांति अपील के बदले मिसाइल से बात का आपने शुरू की। तो आप जो दूसरे को जो उपदेश देते हैं वो अपने ऊपर कहाँ लागू करते हैं? ये होने के बाद मेरा बचपन में एक मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के दर्शक इस चीज को समझ जाएंगे, एक बहुत रोचक वाकया है। स्कूल में हमें थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता था, हम सरकारी अनुदान के स्कूल में खेलते थे, साथ में मेरी टीम तो ढंग की होती नहीं थी। एक बार क्रिकेट मैच हो गया, एक टूर्नामेंट हो गया। टूर्नामेंट में पहले 2 मैच में हमको समझ में आ गया कि बाकी टीमें बहुत स्ट्रांग है, हम तो हार जाते हैं। तो तीसरा मैच हमारा हो गया किसी कॉन्वेंट स्कूल के साथ। अब मेरी पूरी टीम, कप्तान में था, पूरी टीम बोली कि देखो भैया, अगर तुम पहले बैटिंग करेंगे तो 25 रन के अंदर आउट हो जाएंगे, और अगर दूसरा बैटिंग करेंगे तो शाम तक सामने वाला इतना पीटेगा, इसीलिए काम करो, टॉस, ऐसे भी मैच भी हारोगे, टॉस भी तुम हार जाओगे, जो होगा देखा जाएगा। अब संजोग ऐसा हुआ कि टॉस हुआ, तो हम टॉस जीत गए। अंपायर पूछा कि बैटिंग लोगे या बॉलिंग लोगे? हम बोलने लगे देखिए क्रिकेट है, क्या खास बात है, सिक्का ही तो उछला है, इधर गिरे या उधर गिरे क्या फर्क पड़ता है, 11 लोग इधर रहेंगे, 11। अंपायर बोला वो सब छोड़ो, टॉस तुम जीते हो, बैटिंग करोगे या बॉलिंग करोगे? अब मुझे लगा कि बैटिंग करूं बॉलिंग करूं दोनों में फंसूंगा। मैं अंपायर से इसी तरह गप करते रहा। अंत में अंपायर ने कहा कि अंपायर के साथ तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, इसलिए मैच फॉरफिट कर देता हूं, तो मैच ही नहीं खेलने लायक हो। अंत में मेरी टीम का ये अच्छा हुआ, नहीं तो हम बहुत पिट गए होते इस पूरे टूर्नामेंट में। तो मेरे ख्याल से इस तरह की एक अस्पष्ट नीति के कारण ये समस्या इनके साथ आ गई है कि ये अगर वेनेजुएला के पक्ष में कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो स्वाभाविक है ट्रंप नाराज हो जाएगा। और ट्रंप ने तो अपनी क्षमता बता दी है कि जो भी अमेरिका के कोर्ट में किसी के ऊपर अगर केस है और वो अपना बचाव करने के लिए सीधी उंगली से अपने खुशी से नहीं आता है, तो अमेरिका अपने डेल्टा फोर्सेस को उसके घर के अपार्टमेंट के ऊपर भेज देता है और उठा के हेलीकॉप्टर से लाके कोर्ट में पेश कर देता है। अरे 4 लोग तो हिंदुस्तान के ऐसे ही इस स्थिति में फंसे हुए हैं।
अमेरिका के उसी न्यूयॉर्क कोर्ट में जिसमें आज मदुरो को रखा गया, दिखाया गया है, उसको हाजिर किया गया। भारत के भी 4 लोगों को इसी तरह से अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट समन भेजे हुए है कि आओ अपना बचाव कर लो, और उनको आप समन नहीं दे रहे हो। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा भारतीय विदेश मंत्रालय को इस समय सांप सूंघा हुआ है। वो इधर जाएंगे, वो अगर वेनेजुएला के पक्ष में जाएंगे तो ट्रंप ने तो अपना सिर्फ, ट्रंप ने बोला नहीं है, उसने इरादा दिखा दिया है कि वो राष्ट्रपति भवन के घर पर हेलीकॉप्टर उतारता है और आपको बेडरूम से उठा लेता है। अब आपके यहाँ भी 4 लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी लोग हैं, जिनके ऊपर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में इसी तरह का केस है, उनको भी अमेरिका की कोर्ट ने बुलाया। अगर आप वेनेजुएला के पक्ष में और अमेरिका के विपक्ष में बोलोगे तो आपको डर लग रहा है कि कहीं वो हेलीकॉप्टर भेज के आपका 4 आदमी वो नहीं उठा ले। और दूसरी तरफ आप अगर कहेंगे कि नहीं नहीं अमेरिका ने तो ठीक किया, कुछ देशों ने ये किया है, कुछ देशों ने, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के सारे देश इसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं, कनाडा जैसे देश हैं, जिन्होंने कहा है कि मदुरो को पकड़ना ठीक था। अब ये सही है या गलत है, मैं सैद्धांतिक रूप से नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया है। अब दिक्कत है ये, अगर कहेंगे कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला में घुसे थे वो ठीक था, इसका मतलब आप ये मान जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इसी तरह से ट्रंप साहब ना घुसाए थे और आपका काम तमाम करके चले गए थे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही भारत की पूरी अंतरराष्ट्रीय छवि जो है वो, मेरे ख्याल से ये जो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम चला है, इसके चलते आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को बहुत ही ज्यादा धक्का लगने वाला है। अगर भारत इधर या उधर 2 में से एक स्टैंड नहीं लेता है, वो अगर कहीं बीच में खड़ा होने की बात करता है, तो मेरी क्रिकेट की हालत हो जाएगी, मैच बिना खेले ही मुझे हार गया घोषित कर दिया जाएगा। मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, जो ये सारी बातें अब इस समय निकल कर आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? कमला हैरिस का सुबह का ट्वीट मुझे याद है, उसमें उन्होंने लिखा था कि ट्रंप इज ट्राइंग टू बिकम अ रीजनल स्ट्रॉन्ग मैन। जो बात अभी पुष्पराज कह रहे थे उसी से मैं उसको लिंक कर रही हूँ कि क्या अब ट्रंप की मंशा क्या है। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हो सकता है एप्स्टीन फाइल से वो पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं और पूरे विश्व को उन्होंने एक बड़े संकट में डाल दिया है। और भारत का जो रिस्पॉन्स है वो तो अपने आप में है ही बहुत डिसअपॉइंटिंग। और जो बात अभी पुष्पराज कह रहे थे कि भाई जब आप पर हमला करेंगे और फिर आप उस समय क्या करेंगे, अगर आपका ये रिस्पॉन्स है और आप ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का अब एंड गोल क्या होगा इस सब में? जी हाँ, विदेश नीति में होता यह है कि हम लोग 4 पैनलिस्ट हैं, हम इस विषय में कुछ भी ओपिनियन रखें, ओपिनियन हम लोग रख सकते हैं पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता जब तक आपके देश की सरकारों का अपना कोई स्टैंड नहीं होता। तो आपके देश की सरकार को कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। ओपिनियन ये नहीं है कि हम 4 पैनलिस्ट का क्या ओपिनियन है। स्वाभाविक है कि अंतरराष्ट्रीय जितने भी कानून है उसका उल्लंघन हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने खुद बोल दिया है कि ये सारे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और ज्यादा नहीं तो आप कनाडा को देख लीजिए, कनाडा ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। उसने कहा हालांकि हम मदुरो के रिजीम को एक्सेप्ट नहीं करते और मदुरो को अमेरिका में आके न्यायालय के सामने खड़ा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप वहां गए थे अमेरिका और वहां पर से उसको उठा के लाए वो गलत है। मतलब आपको कहीं ना कोई स्टैंड लेना पड़ता है। ये यहाँ शांति की जब बात करते हैं, ये बातचीत की बात करते हैं, तो अमेरिका पूछेगा कि कहाँ अशांति है? भैया हमारे तो एक भी आदमी नहीं मारे गए, वेनेजुएला में कौन सा दंगा फसाद हो रहा है? हम गए एक आदमी को वहां से उठा के लाए, हम वेनेजुएला भी शांति से चल रहा है, तो शांति से जहां चल रहा है वहां तुम शांति की अपील क्यों कर रहे हो? बातचीत की बात कर रहे हो तो इसीलिए तो हम मदुरो को उठा के लाए हैं, ताकि वो, उसको हम बुला रहे थे अमेरिकी कोर्ट की आओ अपनी बात रखो, वो बात नहीं रख रहा था, हम उठा के लाए हैं ताकि बात रखो। तो वो कहेगा अमेरिका की भारत को कि आप जो बातचीत की बात कर रहे हो वो भी तो हम कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हो वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह से इररिलेवेंट बातें, जो भारत का स्टैंड है एम्बिवेलेंट अस्पष्ट स्टैंड है, उसके चलते इसकी काफी फजीयत होने वाली है अंतरराष्ट्रीय स्टेज पे। लेकिन फिर से मैं कहता हूं, जहां तक वेनेजुएला की बात है, वेनेजुएला का जो अभी वर्तमान जिसके हाथ में सत्ता थी मदुरो के साथ, उसके साथ अमेरिका में ट्रंप से पहले भी जो सत्ताएं थी उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, वो उनको मान्यता ही नहीं देते थे। तो ये मैं पूरी तरह से देशपांडे जी की भी बात मानता हूँ, फिरोज भाई की भी बात मानता हूँ कि इसमें डॉलर हेजेमनी भी है, अपने अमेरिकन बैकयार्ड को बचाना भी है, मोनरो डॉक्ट्रिन भी है कि अपने अपने क्षेत्रों को ताकतवर रखना है। सारी चीजें सही है,
एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये सब चीजों में टाइमिंग टाइमिंग जो इन्होंने चुना है, एप्स्टीन फाइल भी सही है, टाइमिंग मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसा है कि हो ना हो ये वेनेजुएला की सत्ता पर बैठना हाल ही फिलहाल में 4 दिन पहले चीन हुआ था, चीन ने भी यही किया था, ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। तो हो ना हो मेरे ख्याल से इसका टाइमिंग ये बताता है, वेनेजुएला की सत्ता पर बैठना चीन का ताइवान को घेरने का जवाब है एक तरह से, कि चीन अगर ताइवान पर चढ़कर अमेरिका के कंप्यूटर की सेमीकंडक्टर की आत्मा के ऊपर शिकंजा कसेगा, तो अमेरिका चाइना की युद्ध लड़ने की क्षमता के लिए जो जरूरी तेल है उसके ऊपर अमेरिका भी अपना शिकंजा कसेगा। ये एक बहुत बहुत जरूरी एंगल है। इससे अब क्या होगा, अब जो ये गेंद है अब ये चाइना के पाले में है ताइवान को लेके, कि ताइवान के ऊपर वो एस्केलेट करेगा या डी एस्केलेट करेगा, क्योंकि इतना बड़ा काम इन्होंने क्या कहते हैं ट्रंप साहब ने और ट्रंप साहब की पूरी उनका अमेरिकी प्रशासन ने किया है। क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि ये जो घटना है ये ऐसी चीज नहीं है कि ट्रंप साहब ने अकेले अपने मन में आया उसमें कर दिया। मेरे ख्याल से अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था, वहां की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसमें कि उद्योगपति और वहां की सेना दोनों का बहुत जबरदस्त सांठगांठ है। वहां पर सारी चीजें, यहाँ तक कि हथियार भी बनाने वाले कोई सरकारी उपक्रम नहीं बनाते हैं, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां भी जो बड़ी बड़ी हथियार की कंपनियां हैं, हवाई जहाज बनाने वाली, वो भी प्राइवेट एंटिटीज हैं। तो वहां पर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करता है, मेरे ख्याल से उसका ये पहले से ट्रंप साहब नहीं भी रहते तो मेरे ख्याल से ये वेनेजुएला में जो हुआ वो ताइवान की घटना का कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका का जवाब है चीन को, कि एक तरह से वो सिग्नल दे रहा है कि तुम अगर मेरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की आत्मा के ऊपर तुम शिकंजा कसोगे तो तुम्हारी युद्ध लड़ने की जो क्षमता है, तुम वेनेजुएला के साथ जो तेल लेते हो उस पर हम शिकंजा कसेंगे। और ये चीज फिर ट्रंप की अकेले के निर्णय नहीं है, ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जिसे कि अमेरिका का पूरा प्रशासन इस विषय में मेरे ख्याल से उनके साथ रहा होगा, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत अजीब है। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में मेरे ख्याल से भारत पूरी तरह से, एक तरह से भारतीय विदेश नीति आइसोलेट हो गई है। 2 साल पहले आप रशिया यूक्रेन का वार रुकवा रहे थे, इस बार बहुत जबरदस्त दुनिया भर में इतनी बड़ी हलचल हो रही है और आप बीच में खड़े होके रेफरी का काम कर रहे हो। रेफरी भी नहीं आप कर रहे हो, आप तो साइड में खड़े होके बोल रहे हो कि काय के लिए बॉक्सिंग कर रहे हो, साइड में हो जाओ ना भैया। अरे तुम्हारा काम अगर रेफरी का है तो दोनों बॉक्सर को हटाओ ना,